Hi viewers, welcome again to this new session on effortless health. हम थोड़ी सी बात करें आपको कि अभी थोड़े दिन पहले हमारी अपने एक रिलेटिव से बात हो रही थी और उन्होंने हमसे कहा कि आप हमको नटशेल में बताइए कि ये प्रोग्राम आप क्यों कर रहे हैं और आपका इसका बेसिक पर्पस क्या है, गोल क्या है, और नटशेल में बताइए कि इसकी समरी क्या है। तो हमने उनको बताया कि नटशेल में समरी ये है कि हमें ऐसा लगता है कि कॉन्शियसनेस के बहुत सारे स्टेशंस होते हैं। तो कॉन्शियसनेस ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। तो जैसे फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो वैसे हम लोग ये भी मान सकते हैं कि कॉन्शियसनेस की भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं और एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लेवल है, एक बैंड विड्थ है। उस फ्रीक्वेंसी के बीच में ही हमारी सारी जिंदगी होती है। हम लोग अपनी सारी जिंदगी जो जीते हैं वो उसी बैंडविड्थ के अंदर जीते हैं और उसी में हमारी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसी में हमारी सारे सॉल्यूशंस हैं, उसी में सारी बीमारी है, उसी में सारा हमारी हेल्थ है, उसी में जीवन है, उसी में मृत्यु है। सारी जो ये पोलर ऑपोजिट एंटिटीज हैं हमारी जिंदगी की, वो सब उसी एक सर्टेन बैंडविड्थ में होती हैं और हम उस फ्रीक्वेंसी के नीचे भी जा सकते हैं और उसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो हमने क्या उनको बताया कि जैसे ये साउंड वेव्स होती हैं, तो साउंड वेव्स में हम लोग का एक लेवल होता है जो साउंड वेव हम लोग सुन सकते हैं और हम लोग उसके ऊपर की साउंड वेव नहीं सुन सकते हैं और हम लोग उसके नीचे की भी साउंड वेव नहीं सुन सकते हैं। तो ऊपर की साउंड वेव्स को बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, तो हम लोग उनको नहीं सुन सकते हैं, लेकिन हाँ, बैट्स जो हैं, चमगादड़, वो अल्ट्रासाउंड के लेवल पे ऑपरेट करते हैं, वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू नेविगेट करते हैं, वो उसको परसीव कर सकते हैं। और इंफ्रासाउंड्स होती हैं जो कि कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन इंसान नहीं सुन सकता। तो अगर हम अपनी हियरिंग का एग्जाम्पल दें तो हमारी हियरिंग एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक लिमिटेड है। उसके नीचे हम पहुंच जाए तो फिर हमारे लिए कोई नॉइज नहीं है, कोई साउंड नहीं है, और उसके ऊपर पहुंच जाए तो भी हमारे लिए कोई नॉइज नहीं है, कोई साउंड नहीं है। तो वैसे कॉन्शियसनेस के भी लेवल्स होते हैं और अगर आप उस लेवल के नीचे पहुंच जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई बीमारी नहीं है, और उसके ऊपर पहुंच जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, नीचे पहुंचना बहुत आसान है। नीचे पहुंचने का सबसे जो कॉमन तरीका है वो है अल्कोहल। अल्कोहल किसी आदमी को ने जो लोग पीते हैं वो जानते हैं कि क्योंकि वो पीते ही क्यों हैं। वो इसलिए नहीं पीते कि उनको अपना लिवर डैमेज करना होता है या उनको अपनी हार्ट की मसल्स डैमेज करनी होती हैं, कार्डियोमायोपैथी करनी होती है या न्यूरोपैथी करनी होती है। नहीं, वो इसलिए पीते हैं क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस उस बैंडविड्थ से नीचे आ जाती है और फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उनको हर चीज ठीक लगने लगती है, फिर डुअलिटी से बाहर आ जाते हैं। जो हम लोग के यहाँ हमारे स्क्रिप्चर्स में अद्वैत की बात कही गई है, तो हम हमेशा आपको पिछले भी कई सेशन में बता चुके हैं कि आदमी इस ट्रैप में फंस जाता है, सही गलत के ट्रैप में, कि सही करें, सही चीज ये है कि सही चीज वो है, हम इधर जाएं या उधर जाएं, हम ये करें या वो करें। वो उस ट्रैप में फंस जाता है, वो कभी ओरिजिनल नहीं हो पाता है कि वो अंदर से जो करना करना चाहता है, करने जैसा उसको जो लगता है वही करे। ही शुड बी स्पॉन्टेनियस एंड ओरिजिनल, लेकिन वो ओरिजिनल होने की बजाय वो हमेशा सही और गलत, अच्छे और बुरे के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा जीता है। तो एक आदमी शराब पी लेता है काफी सारी, और उसका वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है, फिर वो सही गलत का कोई भेद नहीं रहता, फिर वो उसको पता ही नहीं लगता कि बीमारी जैसी कोई चीज है। तो वैसे ही वो उस बैंडविड्थ के ऊपर भी जाया जा सकता है, और ऊपर जाने का जो तरीका सबसे ज्यादा जो समझाया गया है और हम खुद जिसको मानते हैं और फॉलो करते हैं और आप लोग को भी बताएंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से, वो है योग का। योग का जो मार्ग है वो डेफिनेट तरीका है अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करने का। तो वहां भी बीमारियां नहीं होती हैं, वहां भी डुअलिटीज खत्म हो जाती हैं, वहां भी सही और गलत का कोई भेद नहीं है। फिर जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, क्योंकि आप फिर कर ही नहीं रहे हो। बेसिकली यू बिकम ए व्हीकल, यू जस्ट बिकम ए व्हीकल कि आपके थ्रू कुछ कुछ हो रहा है और आप भी उसको वैसे ही देख रहे हो जैसे बाकी लोग देख रहे हैं, बट यू नो लॉन्गर रिमेन अ डूअर। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि बीमारियां होंगी नहीं
या बीमारियां फील नहीं होंगी। जैसे आदमी शराब पी लेता है, उसको बीमारी तो होती है और शायद ज्यादा ही होती है, लेकिन फिर वो उसको फील नहीं करता। तो हमने उनको बताया कि दोनों का मतलब एक ही है, बीमारी हो या नहीं हो, या बीमारी फील नहीं हो, दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि बीमारी अगर आप रियल सेंस में देखें तो बीमारी तो एक ही है, और वो है डेथ। डेथ इज द ओनली डिजीज, एंड देन इट अट्रैक्ट्स यू एंड पुल्स यू आउट ऑफ दिस बॉडी। और वो फिर जिस रास्ते से आपको पुल करती है वो चैनल्स बन जाती हैं, उनको आप बीमारियां कहने लगते हो, और उनको आप क्रॉनिक डिजीजेस बोलते हो, फिर वो कभी एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो वो सब सब चीजें अपने आप फिर बननी शुरू हो जाती हैं व्हेन डेथ पुल्स ए पर्सन, और वो तो सभी को पुल कर रही है। तो वो चैनल्स तो फिर बनेंगी, और वो चैनल्स की जो लंबाई है वो बहुत बड़ी हो सकती है। ए पर्सन कैन रिमेन सिक फॉर ईयर्स एंड डिकेड्स, और वो बहुत श्रिंक की जा सकती है, वो कुछ मिनटों की भी हो सकती है। तो हमने उनको एग्जाम्पल दिया, ये जो उनके विवेकानंद के गुरु थे, उनका रामकृष्ण परमहंस, तो हमने उनको उनका एग्जाम्पल दिया कि उनको उनके लास्ट डेज में फेरेंजियल कैंसर हो गया था, और उस समय फेरेंजियल कैंसर का कोई इलाज नहीं था। मेरे ख्याल से आज भी कोई बहुत सक्सेसफुल इलाज नहीं है। लेकिन फिर उनके शिष्य लोग सब बहुत रोते थे और दुखी होते थे कि उनको इतनी बड़ी बीमारी हो गई और वो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो पूछते थे कि तुम कौन सी बीमारी की बात कर रहे हो। तो उन्होंने वो लोग बताते थे कि भाई आपको जो कैंसर हो गया है, जिसकी वजह से आप खाना नहीं खा पा रहे और आपको इतनी तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने वो कहते थे हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। सो ही वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ हिज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो रही होगी, लेकिन वो उनकी कॉन्शियसनेस उस लेवल पे नहीं थी। वो अपने आप को भी ऑब्जेक्टिवली वैसे ही देख पा रहे थे जैसे कि वो दूसरों को देख रहे थे। तो ठीक है, वो तो बॉडी हमेशा चेंज होती रहती है। हम भी आज अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को वैसा नहीं देख पाते हैं जैसा आज से 20 साल या 30 साल पहले देखते थे। तो एक दिन कुछ और भी हो जाएगा, कैंसर या पैरालिसिस या कुछ भी चीज हो जाएगी, तो बॉडी और फर्क दिखेगी। लेकिन बॉडी को अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखते हो, यू डोंट आइडेंटिफाई विद द बॉडी, देन यू डोंट फील सिक। तो मैंने उनको समझाया कि बीमारी फील नहीं होगी और बीमारी होगी नहीं, दोनों का एक ही मतलब है। सो द रियल थिंग इज कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो उस बैंडविड्थ के ऊपर निकल जाए जहां पर की डुअलिटीज का संसार होता है, जहां कर जबकि ऑपोजिट्स का संसार होता है। तो हमारे आदि शंकराचार्य ने बहुत बातें करी हैं अद्वैत की, तो हम उस अद्वैत की बात कर रहे हैं। अद्वैत का मतलब है कि डुअलिटीज नहीं है। मतलब अब हम किसी दिन आपको बताएंगे, आज तो खैर वो मौका नहीं है, कि वो हेल्थ और सिकनेस एक ही चीज के दो नाम हैं। तो आप लोग को बड़ी अजीब बात लगेगी, लेकिन जब हम समझाएंगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी। तो ये प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है और जो बेसिक हाइपोथेसिस है और जो हमारा टारगेट है, वो ये है कि आपको आपकी कॉन्शियसनेस को हम वहां पे ले जाएं जहां पे डुअलिटीज नहीं होती हैं। वहां पे अच्छा बुरा कुछ नहीं लगेगा, वहां पे अपना पराया कुछ नहीं लगेगा, वहां पर बहुत सी चीजें होंगी, वहां पर बहुत सी चीजें छूटेंगी। आपके अटैचमेंट्स छूटेंगे। आप जिनको अपने फैमिली मेंबर्स बता रहे हो, आप जिनको अपने अपने लोग बता रहे हो, उनके साथ जो अटैचमेंट्स हैं, तो अटैचमेंट को हमारे यहाँ एक बेसिक बीमारी की तरह माना गया है। मोह मोह जो है वो एक बेसिक बीमारी की तरह है। लेकिन अभी आप लोग इस बात को नहीं समझोगे, क्योंकि अभी जो आपकी करंट कॉन्शियसनेस है उसमें मोह आपको नॉर्मल लगता है। आप कहोगे कि नहीं नहीं, अपने फैमिली के लिए अगर मोह नहीं है तो फिर वो गलत बात हो जाएगी। आपको लगेगा कि नहीं, मोह तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट ह्यूमन ट्रेट है। तो अभी आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो एक अलग कॉन्शियसनेस है, और हम जिस कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं वो एक अलग कॉन्शियसनेस है। हाँ, जो नई बात है, जो हम पहली बार कह रहे हैं, वो ये हम कह रहे हैं कि एक नॉर्मल जीवन जीते हुए भी वो कॉन्शियसनेस पाई जा सकती है। ना उसके लिए कोई बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, ना उसके लिए कहीं मोनेस्ट्री में जाके किसी आश्रम में रहना पड़ता है, ना उसके लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। वो कॉन्शियसनेस वो आपको पुल करती है। अगर आप बीच से अपना अपना अहंकार हटा दो कि हम क्या चाहते हैं। जैसे एक बार नजफ बहुत पहले हमसे ये बात पूछ रही थी, जब हम लोगों ने रिकॉर्ड करना नहीं शुरू किया था, तो वो पूछ रही थी कि ये मतलब
हमारे जीवन में जो होता है वो खराब भी होता है, अच्छा बुरा। तो हमने उनको बताया था कि देयर आर टू एजेंडाज, वन इज माय एजेंडा एंड द अदर इज ऑलमाइटीज एजेंडा। तो हम किसी दिन ये ऑलमाइटीज एजेंडा भी क्लियर करेंगे, क्योंकि ऑलमाइटी वर्ड भी बहुत कंफ्यूजिंग है, और जब हम कहते हैं कि वर्ड्स ने बहुत सारी बीमारियां पैदा करी हैं, बल्कि सारी बीमारियां शब्दों की पैदा करी हुई बीमारियां हैं, तो जो ऑलमाइटी है ये शब्द भी, इससे भी बहुत बीमारियां पैदा करी हैं, तो कभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो व्हेन यू ड्रॉप योर एजेंडा and you are satisfied with the Almighty's agenda, and not only satisfied, you are grateful for the Almighty's agenda, then it is very simple to move into that consciousness. आपका जो ये नॉर्मल जीवन है ये आपको उसी कॉन्शियसनेस में पहुंचाने के लिए ही बना है, और आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल एक पिन पॉइंट प्रिसिशन के तहत उसी दशा में, उसी भाव दशा में आपको ले जाने के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इस पुरानी बात को अपनी खत्म करेंगे, और आज का हमारा जो टॉपिक है हम लोग उस पर बात शुरू करेंगे। नजफ, आपका कोई पुराना सवाल हो, पुराने सेशंस का या किसी और का सवाल हो, तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बिफोर आई गो ऑन टू डिस्कशन ऑफ योगा। ओके सर। सर मोहित सर ने भी एक सेंटेंस लिखा है कि एब्सेंस ऑफ हेल्थ इज सिकनेस। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? ये बहुत बड़ा सवाल है, और बहुत मतलब कहा जाए कि डिबेटेबल चीज है। मतलब अभी हम आपको जो बता रहे थे कि हेल्थ और सिकनेस एक ही चीज के दो नाम होते हैं। अब जैसे कि आप हमको देखो अगर, तो जिन लोगों ने हमको बहुत दिनों से नहीं देखा है तो वो शायद ये नहीं समझ पाएंगे कि अब हम कैसे लगते हैं, और ऑनलाइन हमारा चेहरा देख के आप लोग हकीकत नहीं समझ पाओगे। लेकिन आज हम बिल्कुल वैसे नहीं रह गए जैसे आज से हम 20 साल या 30 साल पहले थे। आई हैव बिकम मच वीकर देन व्हाट आई यूज्ड टू बी। तो देखा जाए तो रिलेटिवली हम काफी बीमार हो गए हैं, और हमसे बहुत अच्छी सेहत वाले लोग हमारी उम्र के हमारे आसपास हैं, और हमसे बड़ी उम्र के भी हैं जो कि हमसे अच्छी सेहत के हैं, तो उनको देखते हुए हम बहुत बीमार हैं। लेकिन एट द एज ऑफ 66 हम 10 घंटे रोज काम कर रहे हैं, और 1.5 घंटे ड्राइविंग कर रहे हैं, और अपने लेक्चर्स भी देने जा रहे हैं, और ये वाला प्रोग्राम तो बहुत पैशन के साथ कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के लिए तो हमको अगर हर महीने 2 महीने पे इंडिया भी जाना पड़े तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो तो इसके लिए तो हमारा मतलब हम हमेशा तैयार है, 24 घंटे तैयार हैं। तो आई एम लिविंग ए वेरी रिच लाइफ। और अभी जब दुबई में उस दिन तूफान आ गया था और जब सैलाब आ गया था, तो हम 9 घंटे पानी के बीच में गाड़ी ड्राइव करते रहे। तो जो रास्ता हमारे हॉस्पिटल से घर का 20 मिनट का है, तो वो रास्ता हमारा 9 घंटे लगे हमें। एंड आई वॉज ड्राइविंग इन वाटर विच वॉज अबव द लेवल ऑफ माई साइलेंसर। तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी हमको दिखाई पड़ रही थी कि हमारी गाड़ी पानी में रुक सकती है, और इंजन सीज हो सकता है, और रुक अगर गाड़ी वहां पे रुक जाती देन आई वुड हैव नो अदर ऑप्शन बट टू जस्ट रिमेन देयर एंड स्लीप इन द कार। तो हमने अपना बाईं तरफ वाला शीशा जो है वो ऊपर से 3 इंच खोल लिया था, क्योंकि हमको ये याद था एक बार बॉम्बे में ऐसी बाढ़ आई थी कि जब इंजन सीज हो जाता है तो फिर ये इलेक्ट्रिक लॉक्स वगैरह भी ये खुलते नहीं है। तो हमने 3 इंच खोल लिया था, क्योंकि उसमें खबरें आई थी कि लोग अपनी सांस के कार्बन डाइऑक्साइड जो जमा होती रही एक्यूमुलेट, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, क्योंकि वहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी किसी के पहुंचने की। इतना पानी था कि अगर वो हमारी गाड़ी वहां रुक जाती तो कोई हेल्प पॉसिबल नहीं थी। तो ये सब देखते हुए आप ये कहोगे नहीं डॉक्टर साहब आपकी हेल्थ तो बहुत अच्छी है, 66 पे की एज पे आप इतना काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और तो यू आर एंड आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। हम ये भी नहीं कि हम फिल्में नहीं देख रहे हो, या क्रिकेट नहीं देख रहे हो, या बैडमिंटन नहीं खेल रहे हो, या और अपने पसंद के काम नहीं कर रहे हो। सो बेसिकली एक प्रोसेस है, उसको आप एक निगाह से देखो तो वो बीमारी की तरह दिखता है, अगर दूसरी निगाह से देखो तो वो हेल्थ की तरह दिखता है। एक ही प्रोसेस है, उसको जिसको आप चाहो तो हेल्थ की तरह देख लो, तो चाहो तो उसको बीमारी की तरह देख लो। तो हम ये जो मोहित ने सवाल पूछा, एब्सेंस ऑफ हेल्थ इज सिकनेस, ये इट्स ए जगलरी ऑफ वर्ड्स, एक ही प्रोसेस है। अब उसको चाहो तो आप हेल्थ कह लो, चाहे डिजीज कह लो, और चाहो जो कह लो, यू आर ऑलवेज इन ए ग्रे स्केल, यू आर नेवर। अच्छा हाँ, और खास बात यह है कि ग्रे स्केल के 2 एंड होते हैं, एक होता है कंप्लीटली ब्लैक और एक होता है कंप्लीटली व्हाइट। जो कंप्लीटली ब्लैक एंड है वो एंड है अपने बिल्कुल खत्म हो जाने का, जिसको कबीर ने कहा है कि बूंद समानी समुद्र में।
तो कहूँ हेरत जाए। वो कहते हैं कि जब बूंद जो समुद्र में खो गई तो हम कहाँ जाएं, अपना न होना। और दूसरा है वाइट एंड, जो एक्सट्रीम वाइट है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो दो तरह की फीलिंग्स हो सकती हैं। एक तो वो फीलिंग हो सकती है कि वाइट एंड वाली की हम ही है सब कुछ और हर जगह फैले हुए हैं, और दूसरी हो सकती है ब्लैक एंड वाली फीलिंग कि आई एम टोटली फिनिश्ड एंड आई एम ए नॉन एंटिटी। तो हमको अपना जैसा नेचर लग रहा है कि आई एम टू गो gradually I am pulled towards that black end of the spectrum, जहां पर कि अपनी नॉन एंटिटी फील होती है। सो आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ एज एन एंटिटी। अब थोड़ा सा वो हो गया है, मतलब एक डिटैचमेंट हो गया है। विपिन मिश्रा अलग है, हम अलग हैं। सो विपिन मिश्रा की डेथ होगी, हमारी डेथ नहीं होगी। सो आई मीन बेसिकली you can depending upon your personality and your psychic realities, you can either be pulled towards the white end or towards the black end। और जो बीच में है ग्रे स्केल में आप जिस लेवल पे चाहो उसको हेल्थ कह लो, डिजीज कह लो, एक ही बात है। इसे जस्ट ए जगलरी ऑफ वर्ड्स। नजफ सर जो अभी आपने मुझे ये बताया कि ये फ्रीक्वेंसीज मैच करती है, और हम तो सर हम लोग जैसे नॉर्मल लोग उस एलिवेटेड फ्रीक्वेंसी को अचीव करने के लिए क्या करें, कि हम नॉर्मल जिंदगी जियो, बस नॉर्मल जिंदगी जियो विद पैशन। मतलब कोई तो काम होगा जो करने में आपको आनंद आ जाता होगा, कोई तो काम होगा जिसको करने में बिल्कुल लगता होगा कि आज जीवन सफल हो गया, फूल खिल गया। नजफ, तुमको याद होगा कि हम लोग जब इस प्रोग्राम की बातें कर रहे थे तो इन बातों के दौरान ये भी आया था कि हम जो प्रोग्राम चलाने की बात कर रहे हैं इसकी व्यूअरशिप बहुत कम होगी और लोग देखेंगे नहीं उसको, और इसकी व्यूअरशिप नहीं होगी। तो हमें इतना मतलब झल्लाहट आती थी ये इस बात पे के ऊपर, वो ये ऐसा लगता है कि फूल खिलने से पहले ये सोचे कि हमारी व्यूअरशिप कैसी होगी, व्यूअरशिप होगी तो हम उसको करें, व्यूअरशिप नहीं हो तो क्यों खिले हम ये तुमको बता रहे हैं कि तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी ब्लॉसमिंग है। तुम जो कुछ भी कर रही हो तुम्हारा खिलना है, उसको पैशन से करो। जो भी जीवन ऊपर वाले ने दिया है जीने के लिए उसको विद पैशन जियो। उसमें ये सब मत करो सोचो कि ये सही है कि गलत है, कि अच्छा है कि बुरा है। यही जिंदगी तुम्हें पार लगा देगी। अच्छा, और जब हम कहते हैं यही जिंदगी पार लगा देगी तो बेसिकली हम तुमसे क्या कह रहे हैं? हम तुमसे ये बता रहे हैं कि तुमको बहुत सारे बताने वाले लोग मिलेंगे, और जैसे हम बहुत सारी बातें बता रहे हैं वैसे तुमको अभी तक बहुत सारे लोग मिले होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम पेरेंट्स, फिर टीचर्स और अंकल्स और आंटीज और कजन्स और भाई बहन, बड़े सारे लोग होते हैं जो तुमको बातें बताते हो। तो तुम्हारे अंदर कुछ थॉट रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ बातें तुम्हें अच्छी लगने लगती हैं, तुम्हें पसंद आने लगती हैं, तुम उनको फॉलो करने लगते हो। तो ऐसे बस सोचो कि तुम आज जो जिंदगी जी रही हो हमेशा ऐसी जिंदगी जियोगी। होगा तुम्हारी जिंदगी में हमको हमारे टीचर ने बताई थी ये बात। उन्होंने कहा था कि व्हेन समथिंग हैज टू हैपन इन योर लाइफ देन यू आर टोल्ड टू डू समथिंग। वो अंदर से आवाज आएगी या किसी की बात समझ में आ जाएगी कि हाँ ये जो बात कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए। व्हेन समथिंग हैज टू हैपन देन इट विल हैपन एंड समथिंग विल हैपन टू इंश्योर दैट। तुम बिल्कुल निर्भय होकर अपनी जिंदगी जियो पूरे पैशन के साथ, और यही जिंदगी तुम्हें उस कॉन्शियसनेस में पहुंचा देगी। तो हम जो नई बात कह रहे हैं, जो बातें और लोग नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ ये बात है कि तुमको उस कॉन्शियसनेस को पाने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। तुमको वही जिंदगी जीनी है जो तुम जी रही हो, नोइंग फुली वेल दैट दिस इज थेराप्यूटिक। ये तुम्हारा इलाज है। वो जो अंदर का करप्शन है वो ठीक हो रहा है, और वो धीरे धीरे, क्योंकि इंसान जो बना हुआ है वो 3 एलिमेंट से बना हुआ है। वन इज ए प्योर एनर्जी, दूसरा इज ए फिजिकल बॉडी। एक एंड पे प्योर एनर्जी है जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसके कोई गुण नहीं है, और दूसरे एंड पे फिजिकल बॉडी है जो मिट्टी की बनी हुई है, जिसका कोई वजूद नहीं है, वो अभी मिट्टी से निकली अभी मिट्टी में मिल जाएगी। और बीच में जो रियल एंटिटी है वो है साइकी, द माइंड विच डिसाइड्स द कॉन्शियसनेस। तो बेसिकली जो हमारी बॉडी में जो 3 एलिमेंट्स हैं, इन 3 एलिमेंट्स के अपने वो हैं, अपने कैरेक्टर्स हैं। तो बॉडी का तो एक ही कैरेक्टर है कि ये पैदा हुई है, बीमार होगी, मर जाएगी। बॉडी का तो इसका अलावा कोई कैरेक्टर ही नहीं है। और जो सारे हम काम पूरी जिंदगी में करते हैं वो सब माइंड की वजह से करते हैं, साइकिक फैक्टर्स की वजह से करते हैं।
तो माइंड का एक ही गुण है, वो है डुअलिटी। वो हमको हमेशा डुअलिटी में रखेगा, हम हमेशा सही गलत करते रहेंगे और ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। और जो तीसरा है एलिमेंट प्योर एनर्जी का, वो प्योर एनर्जी की भी अपनी क्वालिटीज होती हैं। तो वो वैसी क्वालिटी होती है जैसे कि तुम कोई एक एयर बबल को समुद्र के बिल्कुल नीचे छोड़ दो, तो उस एयर बबल की अपनी क्वालिटी है कि वो समुद्र के ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे ऊपर आएगा और वो तुमको एक दिन बाहर निकाल देगा। यू विल मर्ज विद द होल एटमॉस्फेयर एंड यू विल बी आउट ऑफ दैट ओशन। तो वो हमारी जो प्योर एनर्जी है उसका वो कैरेक्टर है कि दैट इज पुल्ड टुवर्ड्स द कॉस्मिक एनर्जी। तो उसमें तुम्हें कुछ सोचना नहीं है, तुमको जो जिंदगी मिली है वो तुम्हारे लिए परफेक्ट जिंदगी है। इसके अलावा कोई जिंदगी मिलनी न चाहिए थी और न मिल सकती थी। सो आज हमको जो जिंदगी मिली है हमारी खुद की अर्जित करी हुई है, तो इसमें जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। तुमको यही जिंदगी जीनी है एंड दिस लाइफ विल लीड यू टू दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। So this is the new thing which I am proposing to the whole world, that they have to live the life which has been presented to them. और वो भी आप समझो कि हमको अपनी मर्जी से नहीं मिली है, ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस की वजह से डिसाइड हुआ था कि हमारा जन्म कहाँ होगा और हमें बॉडी कैसी मिलेगी, हमारा माइंड कैसा मिलेगा और हमारा जो है वो दिमाग कैसे काम करेगा, हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी। वो सारी चीजें हमको कॉस्मिक इंटेलिजेंस की वजह से डिसाइड होके मिली थी। सो आई हैव टू, मतलब आपको चाहे भरोसा हो ना हो, अब हमें तो उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस पे इतना ज्यादा भरोसा है कि हम तो सोच ही नहीं पाते उसके बाहर कि मतलब हमारा कभी कोई बुरा हो सकता है। नहीं नहीं, the day when I die, I know that it is what is happening to me is good for me, and the Lord is never against me. जो कॉस्मिक फोर्सेस हैं, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, वो बिल्कुल हमारे साथ अलाइंड है, उसके हमारे विरोध में कतई नहीं है। तो जो भी जिंदगी आपको मिली है वो जिंदगी आपको पार लगाने के लिए ही मिली है। नजफ, यस, जस्ट अ मिनट सर। ओके, मोहित सर, आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? ओके, सर आज का जो आपका टॉपिक है वो एक्सरसाइज और पहले नहीं आप नहीं, एक्सरसाइज योग के बारे में आज। लेकिन आज का टॉपिक योगा है। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है कि कुछ लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, कुछ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ वॉक पे बिलीव करते हैं। सर तो हम दोनों मतलब हम इन दोनों टॉपिक को या तीनों टॉपिक को सबको अलग क्यों कर रहे हैं इससे? नहीं नहीं, ये अलग अलग इंटरवेंशंस हैं और सारे इंटरवेंशंस बेनिफिशियल हैं, सारे इंटरवेंशंस बेनिफिशियल हैं। जो आदमी रोज 1 घंटा 1.5 घंटा बैडमिंटन खेल रहा है उसका भी भला हो रहा है, उसका बैडमिंटन से भला हो रहा है। जो आदमी जिम में जाके जिमिंग कर रहा है उसका जिमिंग से भला हो रहा है। जो आदमी योगा कर रहा है उसका योगा से भला हो रहा है। तो लेकिन योगा बिल्कुल एग्जैक्टली ना जॉगिंग है, ना वो जिमिंग है, ना वो वेट ट्रेनिंग है। योगा एक अलग इंटरवेंशन है और योगा का मतलब कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको सही बताऊं कि अगर हमारे पूरे 15 पॉइंट्स में से कहा जाए कि आप 14 पॉइंट हटा दो और 1 पॉइंट को बस बात करो तो दैट विल बी योगा। योगा इज प्रोबेबली द बिगेस्ट इंटरवेंशन that has been possible for human beings. तो योगा बहुत होलिस्टिक चीज है, इससे माइंड बॉडी सोल थेरेपी। तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकती हो कि जॉगिंग की का सब्स्टिट्यूट है वो या जिमिंग का सब्स्टिट्यूट है। नहीं, वो किसी चीज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। योगा अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है और हम लोग को चूंकि बचपन से ट्रेनिंग नहीं दी गई और हम लोग को सिखाया नहीं गया तो हम लोग नहीं उसको कर रहे हैं आज की तारीख में। लेकिन ये कहना कि योगा इज लेसर देन एनीथिंग एल्स विल बी अ ह्यूज इनजस्टिस टू योगा। योगा इज मे बी अ मिलियन टाइम्स बिगर देन ऑल अदर इंटरवेंशंस। तो एक आदमी जिमिंग भी कर सकता है, साथ में योगा भी कर सकता है, वो दौड़ भी लगा सकता है, बैडमिंटन भी खेल सकता है, साथ में योगा भी कर सकता है। और अगर उसके पास टाइम की कमी है तो जिधर उसका दिमाग अट्रैक्ट होता है, हमने क्या कहा कि आपको इनर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जीना है। आपको ऐसे नहीं जीना है कि हमारा मन तो कर रहा था बैडमिंटन खेलने का
लेकिन आज डॉक्टर साहब ने देखो दिमाग हमारा पूरा ब्रेन वॉश कर दिया, तो अब मजबूरी में हमको योगा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपका मन बैडमिंटन खेलने में लग रहा है तो पैशनेटली आप बैडमिंटन खेलो, और अगर आपका मन बैडमिंटन में या किसी और एक्सरसाइज में नहीं लग रहा है, आपको योग में अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, और मतलब आपको शायद मालूम नहीं है कि योग इस समय दुनिया में बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। यहाँ पे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, एग्जैक्टली। लेबनान में और सीरिया में और यूएई में और बहुत देशों में और यूरोप में, अमेरिका में योगा हैज ट्रिमेंडस पोटेंशियल। तो हम लोग आज एक देखो, हम क्या बात आपसे कह रहे हैं कि हम आपको कुल मिला के 15 बातें बता रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि आप 15 में एक भी फॉलो कर लो तो भी बहुत बड़ी बात है, और वो 15 की 15 चीजें अपने आप में बहुत लोडेड चीजें हैं, क्योंकि वो आपके अंदर की केमिस्ट्री को चेंज कर रही हैं, ब्लड केमिस्ट्री को चेंज कर रही हैं। तो आपने अगर अपना खाना चेंज कर लिया तो उससे आपकी ब्लड केमिस्ट्री चेंज हो रही है। आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया तो उससे आपके एंडोर्फिन्स और न्यूरोपेप्टाइड्स चेंज होना शुरू हो गए। आपने योगा शुरू कर दिया तो उससे भी आपका इनर केमिस्ट्री चेंज हो रही है। तो आप 15 में जितने भी पॉइंट्स फॉलो कर पाओ आप फॉलो करो, बट डोंट कंफ्यूज योगा विद अदर एक्सरसाइजेज, दे आर डिफरेंट, योगा इज डिफरेंट। मैंने बहुत सारी बुक्स में देखा है सर, आजकल ज़्यादातर लोग योगा और मेडिटेशन, मतलब उनकी बुक का एंड ही उसी से होता है जिसमें योगा और मेडिटेशन के अलावा किसी बारे में बात नहीं होती, और हमारे यहाँ पर लोग उसको कम फॉलो करते हैं। नहीं नहीं, वो तो हम लोग सब मिसगाइडेड हैं, वी आर हाँ, ऑल मिसगाइडेड पीपल। एक्चुअली। और हमको ऐसा लगता है कि जो एक मेडिटेटिव कॉन्शियसनेस होती है, उस मेडिटेटिव कॉन्शियसनेस में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो उसमें डुअलिटीज खत्म हो जाती हैं, फिर ये अच्छा बुरा और सही गलत, अपना पराया और हैप्पीनेस सैडनेस, इनका कोई भेद नहीं रहता। ये सब मतलब बड़ी सुपरफिशियल बातें लगती हैं। और दूसरी चीज ये है कि उसमें आपका अपने से एक डिटैचमेंट हो जाता है, देन यू डोंट आइडेंटिफाई विद योरसेल्फ। तो आज की तारीख में अगर विपिन मिश्रा के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, विपिन मिश्रा की बदनामी हो, विपिन मिश्रा की डेथ हो जाए तो हो जाए, हम आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच हैपन इन दैट कॉन्शियसनेस which is called a meditative consciousness, in which you see yourself as objectively as you see others. तो मैं समझता हूँ कि जो भी लोग मेडिटेशन की बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेडिटेशन के बाद ही समझ में आता है कि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू क्या है। नजफ। ठीक है सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो व्यूअर्स, आज हमने अपने थर्ड पॉइंट के बारे में बात करने का निश्चय किया है। हमारे जो 15 पॉइंट्स हैं उसमें हम लोग ने पहले पॉइंट के बारे में बात किया कि हमें क्या खाना चाहिए, दूसरे में हम लोग ने सेकंड पॉइंट के बारे में बात किया कि हर आदमी को कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए जो भी उसको पसंद हो, और तीसरी चीज है योग। योग सही वर्ड है लेकिन हम भी उसको योगा बोलते हैं, और क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न पॉपुलेशन ज्यादा है और या मिडिल ईस्टर्न है तो सब लोग दुनिया भर में उसको योगा बोलते हैं। तो बेसिकली ये 8 इसके लिम्स हैं, 8 पार्ट्स होते हैं योग के, और वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 पार्ट्स हैं। तो हम लोग इन 8 पार्ट्स की भी बात करेंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं समझे कि मतलब ये कोई मॉरल टीचिंग हो रही है। मॉरल टीचिंग का मतलब है कि हम आपको कोई, क्योंकि हमारे हिसाब से मॉरलिस्टिक टीचिंग से ज्यादा बेवकूफी की कोई बात नहीं है। तो अगर किसी का मन, हमारे एक पेशेंट थे कानपुर में, वो यूपी गवर्नमेंट की नौकरी में थे, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये जो बातें आप करते हैं, ये बातें आप थोड़े दिन मत करिए, 8 साल हमारी नौकरी के बचे हैं तो हमको 8 साल नौकरी कर लेने दीजिए कायदे से, और फिर हम, क्योंकि आपकी बातें सुनते हैं तो लगता है सब छोड़ छाड़ के चले जाएं। तो हमने कहा कि हमने आपको कभी मना किया है क्या रिश्वत लेने से? तो अब सरकारी नौकरी में कोई हो, वो जमाना था यूपी का, आज से 10-12 साल पहले का, तो आप समझो कि वहां पे तो बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता था। तो हमने कहा हमने आपसे कहा नहीं है कि आप चोरी मत करो या रिश्वत नहीं लो, लेकिन डुअलिटी में मत रहो। अगर अंदर से करने जैसा लग रहा है तो लेते रहो और बेईमानी करते रहो, लेकिन अंदर से जब लगे कि नहीं अब हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ये एक बर्डन की तरह लगने लगे, तो छोड़ देना। You have to be at ease with yourself. You have to just flow with the situation. जैसी अंदर से आपको सिचुएशन दिखाई पड़े और जैसा अंदर से करने जैसा लगे तो वैसा करो।
और अगर अभी लग रहा है कुछ बेईमानी करने जैसा तो बिल्कुल खुद खुल के बेईमानी करो जितनी चाहो। और हमने कहा तुम कोई अकेले थोड़ी बेईमान हो, बहुत लोग पड़े हुए दुनिया में और भारत में जो बेईमान है। सो आई एम नॉट गिविंग एनी मॉरलिस्टिक एजुकेशन। हाँ, लेकिन यम नियम के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। जबकि हम सबसे ज्यादा यम नियम और इन सब चीजों की बातें यहाँ पे बताते नहीं पेशेंट्स को हम सिर्फ 3 चीजें बताते हैं, उसी पे मेन फोकस हमारा रहेगा। और वो 3 चीजें हैं पॉस्चर्स और प्राणायाम और मेडिटेशन। तो जो यम है वो है रूल्स टू बिहेव विद अदर्स। कि हर इंसान को ये समझ में आना चाहिए कि अगर उसको बेहतर इंसान बनना है तो हमको दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो पहली चीज है अहिंसा। अहिंसा का मतलब सिर्फ नॉन वायलेंस नहीं है कि हमने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उसका मतलब काइंडनेस भी है। दूसरा है सत्य, मतलब ऑनेस्टी, कि हम किसी के साथ बेईमानी का व्यवहार नहीं करेंगे। आस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग का मतलब है कि हम दूसरे की चीज पे अपना अधिकार नहीं जमाएंगे। फिर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब मेनली सेक्स से होता है, लेकिन वो जो भी सेंसरी प्लेजर्स हैं हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि हम ऐसा नहीं कि सामान जोड़ते जाएंगे और अपना घर भरते जाएंगे। तो उसका मतलब है जेनरोसिटी, कि हम दूसरों के साथ अपनी चीजों को शेयर करेंगे। और दूसरा है नियम। तो नियम है वो कहलाते हैं रूल्स ऑफ सेल्फ कंडक्ट, कि हमको अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। यम थे कि हमारा व्यवहार दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए, और नियम है कि हमारा अपना खुद का जीवन कैसा होना चाहिए। तो उसमें पहली चीज है शौच। शौच मतलब क्लीनलीनेस, अपनी सेल्फ क्लीनलीनेस, और जहां पे हम रहते हैं उस जगह की क्लीनलीनेस। दूसरा है संतोष, फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, कि जो देने वाले ने दिया है वो बहुत दिया है। तप। तप का मतलब है टू डू द राइट थिंग। और ये बात हमने तप की वहां भी करी थी जब हम लोग खाने की बात कर रहे थे, कि हमने कहा था कि आपको अगर अंदर से कुछ अनहेल्दी खाने का मन कर रहा है, कभी कभी आप खा लो, लेकिन उसको जस्टिफाई मत करो। इनर करप्शन को कभी जस्टिफाई मत करो। हमेशा कोशिश करो कि हम हेल्दी खाना खाएं। और गोइंग अगेंस्ट योर माइंड एंड लीडिंग ए सो कॉल्ड आइडियल लाइफ इज तप। तप का मतलब ये नहीं कि आप जंगल में जाके तपस्या करो। तप का मतलब ये है कि आप अपने माइंड के बहकावे में आके काम मत करो। और जितना आप निर्णय अपनी बुद्धि से लोगे कि सही रास्ता क्या है, हमको सही रास्ते पे चलना है, उतना एलिवेशन आसानी से होगा। ये तप है। हाँ, हम मानते हैं कि जैसा इंसान है कभी कभार उसका मन करेगा, और वो हमारे बहुत से पेशेंट्स आते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर साहब हम वेकेशन पे गए थे तो वहां पे मिठाई भी खाई और ये भी करा। तो आई टेल देम दैट आई नो यू आर ए ह्यूमन बीइंग, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। डोंट लाइक टेक इट एज ए फीलिंग ऑफ गिल्ट कि आपने कोई गलत काम किया। लेकिन हाँ, फिर भी हम कोशिश यही करेंगे कि हम सही काम करें। स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है सेल्फ स्टडी। अपने आप को जानने की कोशिश करो। और आज हम आप लोग को बिल्कुल ये बात साफ साफ बता सकते हैं कि ये बात हमको समझ में आ गई है कि हमारी जिंदगी में अब तक जो भी हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है। मतलब आप उसको कहो सफलता मिली या असफलता मिली या जो भी कुछ मिला, वो सब हमको अपनी वजह से मिला, और ऐसा कुछ नहीं था कि हम दूसरों को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाए। और स्वाध्याय जो है सेल्फ स्टडी, ये बहुत बड़ी चीज है। अपनी एक बिजनेस में पढ़ाते हैं सॉट एनालिसिस। सॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेसेस एंड थ्रेट्स। तो अपनी सॉट एनालिसिस हर इंसान को करनी चाहिए कि हम क्या काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते हैं, क्या हमारी सही चीज है, क्या गलत चीज है। और आखिरी है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है कि हमेशा ये जानना कि दैट यू आर नॉट द डूअर ऑफ थिंग्स। यू आर नॉट द डूअर ऑफ थिंग्स, यू आर जस्ट ए व्हीकल। आपके थ्रू बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो ये ईश्वर प्रणिधान है। तो ये आप कह सकते हो कि बड़ी थियोरेटिकल बातें हैं, और इसका सच्चाई से क्या लेना देना आज की दुनिया में। ठीक है, अगर आपको अभी ये बातें नहीं अट्रैक्ट कर रही हैं तो इनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक लेवल आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, इनको फॉलो करना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि तो जब आपको अंदर से लगे कि इनको फॉलो करना चाहिए तो आप इनको फॉलो करना। हाँ, जो खास बातें हैं
जो जिसके लिए योगा हम अपने मरीजों को सबको एडवाइस करते हैं, वो पहली चीज है ये आसन, पोस्चर्स। तो ये योगा का थर्ड लिम्ब है, द थर्ड लिम्ब ऑफ अष्टांग योग, जो पोस्चर्स हैं। तो पोस्चर्स से क्या होता है कि अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हो पोस्चर्स की, तो उससे बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल रहती है। और फ्लेक्सिबल बॉडी जो है, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ वेरी यूथफुल मेटाबॉलिज्म। तो जो ये मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स होते हैं उम्र के साथ साथ, डायबिटीज जो जिसमें की सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो ये कार्डियो मेटाबॉलिक प्रोफाइल है, तो ये सब चीजें फिर काफी कम हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी आपकी बड़ी यूथफुल है। और कभी ऐसा नहीं होता है कि आप कहो कि तो कल तक तो हम ये सब पोस्चर्स आराम से कर रहे थे और आज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आज हमारी एजिंग हो गई है। तो ये एंटी एजिंग है, तो इससे एजिंग का फिनोमेना बहुत स्लो हो जाता है। तो आप एक अपना कैप्सूल बना लो कि भाई ये हमें 10 पोस्चर्स या 12 पोस्चर्स हमें रोज करने हैं, जिसमें कि सर से लेके पैर तक सारी मसल्स, सारे जॉइंट्स हमारे उनके मूवमेंट्स हो जाएं, और धीरे धीरे करके आपकी उसमें ज्यादा वो होती जाएगी एक्सपर्टाइज, तो फिर आप बहुत अच्छी तरीके से करोगे। तो ओवरडू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि जितना आसानी के साथ आप वो पोस्चर्स करने लगेंगे उतना ही आपकी बॉडी यूथफुल होती जाएगी। और हमारा ऐसा मानना है, अभी हमने कहीं पढ़ा तो नहीं है, हमारा ऐसा मानना है कि बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जो मसल्स हैं और सारी फेशिया हैं और जॉइंट्स के कैप्सूल्स वगैरह हैं, ये सब सॉफ्ट टिश्यू में रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट होते हैं व्हेन यू परफॉर्म पोस्चर्स, और उससे रिवर्स सिग्नलिंग भी होती है ब्रेन की, क्योंकि अल्टीमेटली तो मेटाबॉलिक हेड ऑफिस तो ब्रेन में ही है। तो आपका जो मेटाबॉलिक रेगुलेशन हो रहा है वो तो ब्रेन से हो रहा है, और आपकी कॉन्शियसनेस भी बहुत कुछ वहीं से डिसाइड हो रही है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि रिवर्स सिग्नलिंग भी पॉसिबल है, कि सॉफ्ट टिश्यू से भी सिग्नल्स ब्रेन को जा रहे होंगे, कि जो कि योगा पोस्चर से होता है। और एक और बात है कि बहुत सारे पोस्चर्स होते हैं विच अल्टीमेटली एंश्योर द अचीवमेंट ऑफ सम आइडियल एंड पॉइंट। तो जैसे एक पश्चिमोत्तासन होता है, पश्चिमोत्तासन में आप पैर को स्ट्रेच करके बैठ गए और आपने सर को बेंड किया सांस बाहर निकालते हुए, और अपने मत्थे को पैरों पे लगा लिया। तो अगर ये कोई आदमी ये पोस्चर कर पा रहा है तो उसको एब्डोमिनल ओबेसिटी नहीं हो सकती, और एब्डोमिनल ओबेसिटी बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, और डायबिटीज और हाइपरटेंशन और पूरे कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की जड़ है। इसको एब्डोमिनल ओबेसिटी बोलते हैं, या इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो ये सब बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। तो अगर आप ये पश्चिमोत्तासन कर पा रहे हैं तो एब्डोमिनल ओबेसिटी नहीं हो सकती, और अगर एब्डोमिनल ओबेसिटी हो गई तो पश्चिमोत्तासन नहीं हो सकता। सो वन ऑफ द टू विल बी पॉसिबल, एंड इफ यू आर परसिस्टेंट, आप कहोगे नहीं हम ये बिल्कुल पॉसिबल करके मानेंगे तो फिर एब्डोमिनल ओबेसिटी खत्म हो जाएगी, एक दिन खत्म होना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। ऐसे ही करीब करीब सारी जो चीजें हैं, सारे जो पोस्चर्स हैं, वो सारे किसी न किसी एंड पॉइंट को एंश्योर करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है योगा का वो है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, या ब्रेथ कंट्रोल, या रिदमिक ब्रीदिंग। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपकी बॉडी में दो तरीके की चीजें होती हैं। पहली चीज होती है जो 99% है, वो है सबकॉन्शियस मैकेनिज्म्स। आपकी बॉडी में 99% जो कुछ भी हो रहा है वो आपके कॉन्शियस माइंड के बाहर हो रहा है। आपको नहीं मालूम कि हार्ट कैसे धड़क रहा है, और सामने कोई खतरा आ जाए तो हार्ट की धड़कन अपने आप बढ़ भी जाती है, और लिवर कैसे काम कर रहा है, किडनी कैसे काम कर रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आपकी बॉडी में करीब करीब 5 मिलियन केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हर सेकंड, और आपको उसका पता भी नहीं है। तो सिर्फ 1% आपकी जो लाइफ है वो कॉन्शियस लेवल पे होती है, और 99% सब कॉन्शियस लेवल पे होती है। तो ब्रीदिंग सिर्फ एकमात्र ऐसी एक्टिविटी है जो नॉर्मली सबकॉन्शियस होती है, और आप 24 घंटे सांस लेते रहते हैं, सोते समय भी आप सांस लेते रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं लगता कि आप सांस ले रहे हैं। और अगर आप चाहें
तो उसको आप थोड़े समय के लिए अपने कॉन्शियस कंट्रोल से रोक सकते हैं, मॉड्यूलेट कर सकते हैं. इफ यू आर वर्किंग हार्ड ऑन इट, इन 6 months टाइम यू कैन रीच दैट लेवल कि आप अपनी सांस को 2 मिनट के लिए रोक लें. आप अपने हार्ट को 2 सेकंड रोक के दिखाइए, नहीं हो पाता. तो ब्रीदिंग जो है वो आपको एक मौका देती है अपने सबकॉन्शियस को अपने कंट्रोल में लाने का. तो ब्रेथ कंट्रोल इज अ वेरी पावरफुल टूल ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ सिस्टम ऑगमेंटेशन. अच्छा, इसके बाद 5वां जो लिम्ब है योगा का वो प्रत्याहार है. प्रत्याहार के बारे में भी हम ज्यादा बताते नहीं है. प्रत्याहार का मतलब होता है, आहार का मतलब होता है कि जो चीज हमें बाहर से हमारे अंदर जा रही है वो हमारा आहार है. जैसे खाना है, खाने को हम नॉर्मली आहार कहते हैं. लेकिन विचार भी जो हमारे अंदर जा रहे हैं, दूसरों से हम सुन रहे हैं, वो विचार भी जा रहे हैं, वो भी एक तरीके का आहार है. और प्रत्याहार ये है कि हम उसको इग्नोर करके अपने जो कंसंट्रेशन है उसको इनवर्ट्स फोकस करते हैं. सॉरी. तो इसको आप समझिए, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है कि कोई चीज बाहर से हमें इम्पैक्ट कर रही है. हमने कोई बाहर से साउंड सुनी या हमने कोई खाना खाया, तो वो साउंड हमारे कानों में गई, फिर वो 8th नर्व से होती हुई हमारे कॉर्टेक्स में पहुंच गई. एक ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है, और ऑडिटरी कॉर्टेक्स के बाद उसके बड़े सारे कनेक्शंस होते हैं. वो और ब्रेन के बहुत सारे हिस्सों को भी स्टिमुलेट करती है. तो ब्रेन की वायरिंग बहुत स्ट्रांग होती है. तो ऐसा नहीं होता कि साउंड ऑडिटरी कॉर्टेक्स में पहुंच के डाई आउट हो जाए और खत्म हो जाए. नहीं, उसके बाद वो आपके बहुत सारे ब्रेन के एरियाज को स्टिमुलेट करती है, आपकी कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करती है. ऐसे मतलब ये जो मंत्र होते हैं, जो चैंटिंग होती है, वो जो आपको अफेक्ट करती है, वो इस रूट से करती है. तो बेसिकली आप सारी पूरी व्यवस्था को देखेंगे एज एन इक्विपमेंट कि बाहर से वो साउंड आ रही थी, तो कानों से लेके और 8th नर्व से लेके और टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी कॉर्टेक्स से लेकर के और उसके जो सारे ब्रेन के डीपर कनेक्शंस हैं, वो सब एक मैकेनिज्म और एक इक्विपमेंट की तरह काम कर रहे थे. और उसके अंदर वो इंसान है जो उस साउंड को सुन रहा था, या वो जो स्वाद को लेके आनंद ले रहा था. तो व्हेन यू शिफ्ट योर फोकस टुवर्ड्स दैट इंटरनल ह्यूमन, वो जो एक्सटर्नल चीजों से अफेक्ट हो रहा है, तो उसको प्रत्याहार बोलते हैं. प्रत्याहार मतलब बेसिकली आपको कोशिश करनी है, और कितना आप सफल होंगे वो तो भगवान ही बताएगा. फिर है धारणा. 6 नंबर पे आती है धारणा. धारणा का मतलब है स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव. और हम कोई ऐसी आपको थियोरेटिकल बात नहीं बोलेंगे कि आप धारणा बना लो कि हमें भगवान को पाना है या हमें कुछ और. आप हमें तो अभी यही धारणा बनी हुई है हमारे मन में कि हमें ये प्रोग्राम करने हैं, और इसके लिए हम बिल्कुल कहा जाए तन मन धन से लगे हुए हैं कि हम ये प्रोग्राम करें और लोगों से ये बात कर पाए. तो छोटी छोटी धारणाएं बनाओ, छोटी छोटी धारणाएं. लेकिन वो धारणा ऐसी हो कि रात दिन सोते जागते तुम उसी को सांस में लो, उसी के सपने देखो, उसी को हर जगह तुमको वही चीज दिखाई पड़े. सॉरी. हमने बहुत पहले, कम से कम 25-30 साल पहले एक नॉवल पढ़ी थी हैरोल्ड रॉबिन्स की. उसका नाम था द कारपेट बैगर्स. जो अमेरिका में वॉर टॉर्न कोई सिटी था, वहां से लोग निकले थे, उनको कारपेट बैगर्स बोले गए थे. उनको कहा गया था क्योंकि उनके कंधे पे एक कारपेट बैग लेके निकले थे वो लोग वहां से. उसमें से एक लड़का 16 साल का जो वहां से निकला, वो बहुत बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर बन जाता है और बहुत सफल होता है, बहुत अच्छी फिल्में बनाता है. तो किसी पत्रकार ने उससे पूछा कि हाउ डू यू मेक सच ग्रेट फिल्म्स. तो उसने कहा कि मेरी जिंदगी में फिल्म्स के अलावा कुछ नहीं है. आई ड्रीम फिल्म्स, आई ब्रीथ फिल्म्स, आई थिंक फिल्म्स, आई टॉक फिल्म्स. बोला कि मैं जानता ही नहीं हूँ फिल्म्स के अलावा क्या होता है. तो तुम जिस चीज में भी लगो, तो कोई बहुत बड़ी बड़ी धारणाएं बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस चीज में भी लगो बिल्कुल तन मन धन से लग जाओ, एंड देन इट विल गिव यू अ ग्रेट एवोल्यूशन. जो 7th पॉइंट है वो है ध्यान. ध्यान को बोलते हैं मेडिटेशन. मेडिटेशन उसका इंग्लिश वर्ड है, और उसका जो मतलब है वो है टू गो इन ए डीप रिलैक्सेशन. To go in a deep relaxation when your consciousness is cut off from the world and your consciousness is cut off from your body
and your consciousness is cut off from your mind, and your consciousness automatically goes into the cosmic consciousness. It goes into the very source of consciousness. तो हर इंसान को थोड़ा सा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और आंख बंद करके आप बैठ जाओ, कोई मेडिटेशन की म्यूजिक लगा लो, बहुत सारी मेडिटेशन म्यूजिक्स अवेलेबल हैं, और नहीं तो एक टाइमर लगा लो अपने फोन पे 20 मिनट का, और 20 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ के और सिर्फ अपनी सांस पे कंसंट्रेट करो, सीधे बैठ के। बस एक ही शर्त है मेडिटेशन की कि पीठ सीधी होनी चाहिए और गर्दन सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेन्ड नहीं हो, उसमें बहुत तनाव नहीं हो, लेकिन स्ट्रेट होना चाहिए। और ध्यान करने का जो बेस्ट टाइम है वो सुबह है सूर्योदय के टाइम पर, और शाम को है सूर्यास्त के टाइम पर। और हमें कभी कभी लगता है कि जो मुस्लिम लोगों में नमाज के टाइम बनाए गए हैं वो भी शायद इन्हीं सब चीजों को देख के बनाए गए हैं, क्योंकि वो ज्यादा सूटेबल टाइम होता है जब मेडिटेटिव कॉन्शियसनेस पाई जा सकती है। तो आपको मेडिटेटिव कॉन्शियसनेस मिलेगी, उसके बहुत सारे इंडिकेटर हैं। हम आपको बताएं कि उसके इंडिकेटर्स क्या हैं। उसके इंडिकेटर्स ये हैं कि आप ये बता नहीं पाओगे क्लियरली किसी को कि तुम खुश हो कि दुखी हो, ये बताना बहुत मुश्किल। आप लगेगा कि ये आउट ऑफ कोर्स सवाल पूछ लिया, अब हम क्या बताएं, क्योंकि अब हमसे हमारे दोस्त लोग कभी कभार पूछते हैं कि आपकी बातें सुन के समझ में नहीं आता कि आप टेंशन में रहते हो, कि हमने कहा हम बता ही नहीं पाएंगे आपको कि हम किस में रहते हैं, क्योंकि हमको नहीं समझ में आता कि ये हैप्पीनेस क्या होती है और सैडनेस क्या होती है। तो ये एक इंडिकेटर है कि आपको डुअलिटीज जो है वो अलग अलग एक पोलर ऑपोजिट की तरीके से नहीं दिखाई पड़ेंगी। तो जैसे जैसे आपको ऐसा लगने लगे वैसे वैसे आप समझते जाओ कि हाँ आपका मेडिटेशन अच्छा हो रहा है। और एक आपको और बता दें, एक बहुत बड़ी वो है, क्या कहते हैं कि मतलब कि एक इंडिकेटर है कि आप बहुत गहरी खाई में गिर गए हो। जिस दिन आपको ये लगने लगे कि you have attained the ultimate meditative consciousness और you have attained the highest level of consciousness, जिसके मन में ये ख्याल आ गया वो समझिए कि वो बहुत दुर्भाग्य का आदमी है। तो हमने आपको पहले भी कभी किसी वीडियो में ये बताया था कि हमारी ये स्वीट विश है कि वो फीलिंग कभी आपके अंदर आने ना पाए, बिकॉज दैट ओनली शोज द बिग ईगो ऑफ द ह्यूमन बीइंग दैट आई हैव रीच्ड वेयर अदर्स कुड नॉट रीच। अच्छा, और 8वां जो पार्ट है वो है समाधि। तो समाधि की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि समाधि कोई प्रैक्टिस नहीं है। सॉरी, ध्यान तक की बात करनी चाहिए क्योंकि ध्यान एक प्रैक्टिस है, उसको आप एक एक्सरसाइज की तरीके से कर सकते हो, वो टैंजिबल है। लेकिन समाधि बिल्कुल इनटैंजिबल है, उसकी आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वो फल है, वो आपकी जब साधना पूरी हो जाएगी तो आपको वो फल मिलेगा। तो वो एक फीलिंग है, फीलिंग ऑफ इटर्नल कॉन्शियसनेस एंड विच इज ए ब्लिसफुल फीलिंग। तो हमारे एक भारतीय चिंतन में और भारतीय ग्रंथों में एक शब्द बहुत आता है, उसको बोलते हैं कि सच्चिदानंद। ये 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। सत का मतलब ट्रुथ का मतलब जो हमेशा रहता है, जो इटर्नल है वो सच्चाई है, और जो क्षणभंगुर है वो सच्चाई नहीं है। तो जैसे हमारा शरीर है ये क्षणभंगुर है। और हम आपको बताएं कि हम जब आज से 66 साल पहले पैदा हुए थे तो हम नियोनेट थे, नवजात शिशु के रूप में थे। आज आप देखोगे तो आप कहोगे डॉक्टर साहब मजाक कर रहे हो क्या कि आप नवजात शिशु के रूप में थे। लेकिन बहुत जल्दी वो नवजात शिशु खत्म हो गया, द नियोनेट डाइड एंड केम द टॉडलर। फिर थोड़े दिन बाद वो टॉडलर भी खत्म हो गया, द टॉडलर डाइड एंड केम द स्मॉल बॉय, एंड देन द स्मॉल बॉय डाइड एंड केम द बिगर बॉय। और ऐसे ही सब चेंज होता चला गया और आज हम यहाँ पे पहुंच गए। तो अब हम धोखा खाने वाले नहीं है, अब हम ये बात का धोखा खाने वाले नहीं कि हमारा जो करंट फॉर्म है ये परमानेंट है। ये बिल्कुल परमानेंट नहीं है, क्षणभंगुर है। हम लोग हर मोमेंट पे वी आर डाइंग। डेथ ऐसी चीज नहीं होती कि डेथ कभी एक दिन में होगी 80 साल या 90 साल की उम्र में जाके। वी आर डाइंग एवरी मोमेंट, एवरी। डेथ का मतलब होता है कि ए प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल। अगर कोई बच्चा छोटा वैसे ही बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, इन्फेंट की तरीके से 100 साल का जीवन बिता दे तो माँ बाप भी अपना मत्था फोड़ेंगे कि कैसा बच्चा पैदा हो गया जो बड़ा ही नहीं हो रहा है। तो उसका जाना बहुत जरूरी है उसकी जगह पे दूसरे के आने के लिए। सो
death is a continuous process, then you feel something in you which is deathless, वो eternal है, वो सत्य है, सत्य। और चित्त का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है, वो तो अभी दीज आर लाइक साइकिल्स ऑफ द सॉइल। अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, नेक्स्ट टाइम बताएंगे कि दीज बॉडीज आर लाइक साइकिल्स ऑफ द सॉइल। तो इसी मिट्टी से निकला शरीर और इसी मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये तो कुछ नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आप अपने हाथ में मिट्टी लो और समझो कि यही हमारा वजूद है, यही हमारी रियलिटी है। लेकिन उसके पीछे एक वो भी है, कॉन्शियसनेस भी है, जिसकी वजह से वो मिट्टी जो है वो प्रोग्राम्स करती है और ऑनलाइन सेशंस करती है और बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ती है और बड़े सारे और काम करती है। उस मिट्टी में जादू हो जाता है उस कॉन्शियसनेस की वजह से। तो उसको बोलते हैं चित्त, सत चित्त। और उसमें एक ब्लिसफुल फीलिंग है। वो ब्लिसफुल फीलिंग जो है वो ऐसी है जो आपकी हैप्पीनेस से बहुत फर्क है, क्योंकि हैप्पीनेस जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर वो एक्सटर्नल फैक्टर चला जाए, हमको कोई बड़े अच्छे ढंग से हमसे बात करता है, हम खुश हो जाते हैं, और वो कल को दूसरी भाषा बोलने लगे तो हम एकदम से खुशी हमारी नदारत हो जाती है। बट दैट ब्लिस इज दैट विच इज बियॉन्ड द डुअलिटीज ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस। सो उसको बोलते हैं सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। और वो समाधि की स्टेट होती है, दैट इज द स्टेट ऑफ इटर्नल ब्लिसफुल एंटिटी। सो उसकी हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बात करने का मतलब है कि वो आप उस अपने प्रोसेस को ब्लॉक करते हैं। Whenever you talk about something which you don't have, then at a very subtle level you block your own progress. So we'll stop here, and goodbye and good night.